अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस का महफूज फैसला कुछ देर पहले जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कानून को खत्म कर दिया है। 6 जजेस ने ताहयात नाअहली को गैर कानूनी करार दिया है, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया है। फैसले में कहा गया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। यूं अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 2024 के इंतखाबात के लिए अहल हो गए हैं। 2018 में ताहयात नाअहली के हक में फैसला देने वाले जजेस ने भी बाद में इस कानून से इत्तेफाक नहीं किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से फैसल वाउडा केस में इस ताहयात नाअहली को काला कानून करार दिया गया था। यूं आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी सियासी रहनुमा को ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता है। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। इसके क्या सियासी असरात होंगे जब इलेक्शन में सिर्फ 1 माह का वक्त रह गया है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल उस अहम खबर से मुतालिक जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इंतखाबात से 1 माह कबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या सियासी असरात होंगे? हसन निसार साहब, अभी तक बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल थी आने वाले इंतखाबात को लेकर, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अभी तक भी क्या मामलात ऐसे हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें साइड बाय चल रही हैं, मगर एक बड़ा फैसला है। कोई 1-2 सियासतदानों तक भी नहीं कह सकते, बहुत से मामलात और केसेस, बहुत से लोग कोर्ट्स तक रुख करते रहे हैं, मगर ताहयात नाअहली बड़ी रुकावट रही है। आपके ख्याल में इसके सियासी असरात होंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर? देखें, मैं हरगिज़ करबा परवरी नहीं करता, बिल्कुल सच अर्ज़ कर रहा हूँ और संजीदगी से कर रहा हूँ कि हमारा पैनल बेहतरीन है। मेरा वक्त दोस्तों में बांट दें। वो जो साहिर ने कहा था ना, मुझसे बेहतर कहने वाले और मुझसे बेहतर सुनने वाले, तो मेरा वक्त दोस्तों में आप तकसीम कर दें, ख़ास तौर पे जैगम साहब को, चूँकि मुझे इस सवाल से दिलचस्पी नहीं है। नहूसत से निजात की एक सूरत थी, इस लानत से निजात की एक महोम सी, मुझे यकीन था ये नहीं होगा, वारदात ये बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं। सो नहूसत से निजात की एक सूरत थी, वो भी गई तो कौम उसी तनख्वाह पे गुजर बसर करे। हसन निसार साहब, वैसे ये फैसला सिर्फ आज के सियासतदानों के लिए नहीं है, ये फैसला मुस्तकबिल में और बहुत से लोगों के जो आज जेलों में हैं काम आने को है, और बहुत सी नाअहलियां हो तो उनके काम आएगा कि आप हमेशा के लिए सियासत से बाहर नहीं हैं, चंद साल बाद आप फिर सियासत में हैं। सुभान अल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस टीचिंग। मेरे दिमाग में अगर कोई जाला था उतर गया, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। मतलब आप नहीं समझते कि सियासतदान के पास जो वक्त है या उसने जो सियासत करनी है उसका फैसला अवाम करें, अवाम के हाथ में होना चाहिए, ना कि कोई इदारे करते हो? नहीं, ये कभी रहा नहीं। ये देखो, कभी रहा नहीं। मैं जमहूरियत दुश्मन हरगिज़ नहीं हूँ। ये ना सियासत है ना सियासतदान है। इस मुल्क में एक वारदात है जो बड़े करीने, सलीके, एहतियात, खूबसूरती से चल रही है। फिनिश्ड। वोटर फलाना टमकाना, बूथ, डब्बा, क्या नॉनसेंस। 75 साल रुल गए, तबाह। अब कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, इसका मतलब है अनदर 100 years। यार, मुझे अपने बच्चों पे रहम आता है। सर, आप जैसे स्कॉलर्स ही कहते हैं कि कौमों की जिंदगियों में कुछ साल इतने मायने नहीं रखते, कई दहाइयां लगती हैं, मे बी 75 साल यहाँ से आगे का सफर, तरक्की का बहुत खूबसूरत बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है। जैसे दानिश्वरों पे और स्कॉलर्स पे लानत। दुनिया की तारीख उठाओ, इस्लाम से शुरू होके जापानीज तबाह हो चुके थे मुकम्मल तौर पे। इट टेक्स ओनली अ फ्यू डेकेड्स फॉर अ नेशन, वरना नाउ एंड नेवर है। मुझे बताओ, बतदरीज रींग 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 के को कीड़ा हिमालय पे चढ़ गया, ये बिल्कुल गलत है। हम जैसे माशरों में ये आम है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं है। 150 साल होते ही कुछ नहीं हुए। बंदा पूछे, खुदा का खौफ करो। पहले 10, 20, 30 साल होते हैं, फिनिश्ड। उसके बाद फिर दलदल है।
जितना हाथ पांव मारोगे उतना डूबने में की रफ्तार में इजाफा होगा, प्लीज। अच्छा, फिर आपने ना मुझे उलझा लिया, आगे चले हम। अच्छा चले जैगम साहब, मैं आपकी बोगस जानी बात बात है। ओके चले ठीक है, आप इसको ना सियासत मान रहे हैं ना सियासतदान, लेकिन जैगम साहब हमारे पास तो पार्लिमानी जमहूरियत है, सियासतदान भी हैं, अवाम ने वोट भी डालना है 4 हफ्ते बाद, और उसकी तैयारियां भी भरपूर तौर पर जारी हैं। हसन साहब माने या ना माने, एक बड़ा अहम फैसला आया है, आप इसके सियासी असरात क्या देखते हो? थोड़ा सा कॉमेंट कीजिएगा कि 2018 में जब जुडिशरी ने वो फैसला दिया कि सियासतदान ताहयात नाअहल है, और अभी हमने जो 2-3 हेयरिंग्स देखी तो उसमें सवाल उठाया गया कि बड़े बड़े मामलात पे जिसमें गद्दारी या कत्ल, वहां पे भी ताहयात नाअहली नहीं है, मगर इस मामले के ऊपर ताहयात नाअहली, इस फैसले को कैसे देखते हैं? 2010 में जब 18वीं तरमीम के लिए मुज़ाकरात चल रहे थे जी, तो कमेटी रूम से निकल कर जो मुस्लिम लीग रहनुमा हैं वो सहाफ़ियों को अलग ले जाके उन्हें बताते थे कि देखो ये जो पीपल पार्टी वाले हैं ना, ये सादिक और अमीन को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इनको हरगिज़ ख़त्म नहीं करने देंगे। अल्लाह की शान है, आज वही मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। उनको मुबारक हो कि उन्होंने और सियासतदानों ने जो 36 फंदे अपनी गर्दन के लिए बनाए थे, उनमें से एक की रस्सी कुछ ढीली हो गई है, और इन 36 में से 35.5 तो मुस्लिम लीग नवाज नहीं बनाए थे। 5 साल की बजाय, सारी उम्र की बजाय 5 साल नाअहली हो गई, लेकिन क्या 62(1)(f के ज़रिए से जिस तरीके से वज़ीर आज़म को निकाला गया, जिस तरीके से नाअहल किया गया, क्या ये एक दिन के लिए भी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने, जहां पे बाकायदा प्रोसिक्यूशन की जाती है, जहां पे सज़ा बाकायदा सुनाई जाती है, क्या वज़ीर आज़म को वहां सुनाई गई थी कोई सज़ा? अगर उनका कोई मामला था तो क्या किसी निचली अदालत में उसको कोई सज़ा हुई थी? उसके बाद तो कोई बात बनती है, 5 साल की भी बनती है। अभी जो हमारे सामने ये फैसला आया है, देखिए इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदालत ने ये तय किया है कि ये जो आईनी शिक है 62(1)(f, ये अपने आप को खुद से वाज़े नहीं करती, इसको वाज़े करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है, और वो कानून साजी कर ली गई है, और उस कानून साजी में 5 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है, इसलिए अब 5 साल ही की सज़ा होगी। यानी वही आइन जो बनाया गया हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने, उसको अदलिया ने माना, और उस आइनी शिक की जो वजाहत हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने डाली, बनाई, उसको अदलिया ने माना। अदलिया ने यह डिमांड नहीं किया कि इसके लिए आइन में तरमीम की जाए। अब उसका नतीजा क्या निकला? एक नतीजा निकला जो सबसे है, रेस्ट इज डिटेल, वो है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इंतखाब का रास्ता हमवार हो गया। जैगम साहब, कतई कलामी की उसका माजरत, इसी नतीजा आप ये हमवार पर समझें। मेरा एक सवाल है। जब मैं 2018 का हवाला दे रही थी तो उस वक्त जो फैसला आया था, बहुत से लोगों को पता था, बल्कि पब्लिक भी जानती थी फैसला क्या होगा, प्रिडिक्टेबल था। आज जो फैसला आया, आज भी पब्लिक जानती थी कि प्रिडिक्टेबल था कि क्या होगा। ये साख सबकी बढ़ेगी इस पूरे मामले में? मेरे ख्याल में जो उस वक्त फैसला आया था उसके प्रेडिक्टेबल होने की बिल्कुल एक और वजह थी। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त की जो आला जुडिशरी थी वो मुकम्मल तौर पर बायस्ड थी, और हमें मालूम था मामला किस तरीके से किस तरफ जाएगा। ये कानूनी बात नहीं बनती थी। आईनी एक्सपर्ट ये नहीं कह रहे थे ये होना चाहिए, लेकिन सब ये कह रहे थे कि ऐसा होगा। इस वक्त मेरा ख्याल में ये फैसला प्रेडिक्टेबल था, तो इस वजह से प्रेडिक्टेबल था, हम सब ये समझते थे कि इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है वो वही फैसला करेगी जो आईनी तौर पर दुरुस्त है। इसमें गुंजाइश अभी मौजूद थी, 100% इस वक्त भी नहीं था। इस बात की गुंजाइश मौजूद थी कि अदलिया ये कह देती कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से, यानी जिसको क्यूरेटिव या एक्सप्लेनेटरी लेजिस्लेशन कहते हैं, वो कानून साजी जो किसी आइन की शिक को वाज़े करने के लिए बनाई जाती है, वो काफ़ी नहीं है, आप आइन में तरमीम करें, वो कह सकते थे। इस बात की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि इस वक्त की जो अदलिया का मिजाज है, जिसमें वो अपनी माजी की गलतियों को भी दुरुस्त करना चाहते हैं, जिसमें वो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट का कानून साजी का जो हक है उसका एहतराम किया जाए, उसको माना जाए, तो प्रेडिक्टेबिलिटी की तो ये वजह थी। और इस वक्त ये मौका भी था, क्योंकि इस वक्त
इस फैसला ना आने के नतीजे में बेशुमार केसेस उनके पास आने थे। दो अलग अलग चीज़ें तमाम आरओज़ के सामने मौजूद थी, मातहत अदालतों के सामने मौजूद थी। एक तरफ उनके सामने अब वो आईनी फैसला था जो 5 जजों ने किया था सुप्रीम कोर्ट के, दूसरी तरफ वो कानूनी तरमीम थी जो अभी पार्लियामेंट ने की थी इलेक्शन एक्ट में। अब किसी आरओ ने उसको उठाना था, किसी आरओ ने उसको उठाना था, मातहत अदलिया में से किसी जज ने उसको उठा लेना था, किसी जज ने उसको उठा लेना था। इसलिए ये ऐसा मामला था जो हल तलब था और इस वक्त ही हल तलब था। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया गया। ये तो कानूनी बात है, लेकिन सियासी बात ये है कि मियां साहब का रास्ता खुला तो अब इलेक्शन का भी रास्ता खुला। अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट के लिए भी आसानी हो गई। अब थोड़ा सा इलेक्शन के लिए जो मुश्किलात थे वो भी आप समझे दूर हो गए। अगर मुझे आखिरी बात करने की इजाजत दे दें, फिर दोबारा उस फंदे की तरफ कि थोड़े से फंदे किसी और के लिए भी तो बना देना हजूर। एमएनए बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं होता ना, इधर उधर मार धाड़ करता है। जो आप उसको थोड़ी बहुत जो है 10-20 करोड़ जो है दे देते हैं पैसे, उसके हल्के की तरक्याती फंड के उसी में से कुछ निकाल लेता है ना। जो महकमा होता है उसका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर तो सेक्रेटरी होता है। ठीक है, माल के पहाड़ पे तो वो बैठा होता है। उसको तो आप नहीं कहते कि तुम सादिक और अमीन होना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मुल्क का पासपोर्ट हो, वो 2 मुल्क का पासपोर्ट भी रखता है। और हमारे जजेस जो सैकड़ों अरब रुपए के स्टे ऑर्डर दे देते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कबाड़ा कर देते हैं, जो 1 रुपए का टैक्स दिए बगैर आला अदालत के जज बन जाते हैं। हजूर अंदाजा कीजिए आप, वो बंदा जिसने सारी जिंदगी टैक्स नहीं दिया, तो निजाम को एफिशिएंट बनाए ना, निजाम पकड़े ना, फिर इन सबको सर निजाम को पकड़ना चाहिए। देखिए, और कौन पकड़ेगा? ये वो पकड़ते हैं जी। उसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रिटी का एक नया निजाम लाएं कि कौन सी इंटीग्रिटी, कौन सा मियार बेहतर होने का असूल। चले सर, उम्मीद करते हैं आने वाली पार्लियामेंट लाएगी ये निजाम। बातें तो बहुत हैं और वादे भी बहुत। अब सर साहब, क्या जो इतने सारे कागजात, जारी बातें जो अभी जैगम साहब ने बात की कि बहुत से केसेस थे और ये जरूरी था, उसकी टाइमिंग चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया कि जरूरी है इस वक्त इसका फैसला होना। आप समझते हैं कि इसकी क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होगी? इंतखाबात का माहौल तेजी से आगे बढ़ेगा, हमें तेजी नजर आएगी? जो गैर यकीनी की थी, जो बात जो हम बार बार कर रहे थे, अब वो खत्म हो जाएगी इस पूरे उसमें से, प्रोसेस में से? देखिए, एक लफ्ज़ मैं सुनता हूँ, 2 लफ्ज़ सुनता हूँ बार बार तंजन जो बोले जाते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए, सियासी और जमूरे। तो मैं ये तोहमत कबूल करता हूँ कि मैं सियासिया भी हूँ और जमूरा भी हूँ, क्योंकि मैं एक सियासी और जमहूरी अमल के ज़रिए तब्दीली पर यकीन रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने एक इसके हम वज़न लफ्ज़ है इनकलाबिये, मैं इनकलाबियों की भी असलियत देख चुका हूँ। और जितनी मेरा तजर्बा है या जितनी मैंने भी हिस्ट्री कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, चे गुवेरा हो, रशिया का इनकलाब हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या ईरान का इनकलाब हो, मैंने देखा है कि इनकलाबिये आखिर में जाते उन्हीं चरागाहों पे हैं जहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा होता है। इनकलाबिये बातें बहुत करेंगे, लेकिन जब अमल का वक्त आएगा तो उस वक्त कुछ नहीं होता। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है ना, ये कितनी बड़ी वारदात थी, इस पे भी हिस्ट्री में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट ने किस तरह एक पूरा प्लान और साजिश करके फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो इनकलाब आया और उसके बाद जो कुछ हुआ, जितने बेगुनाह वहाँ उसमें मारे गए, उसका क्या अंजाम हुआ। फिर रशिया का इनकलाब आया, फिर चाइना में एक इनकलाब आया, इनकलाब ईरान में आया। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे ख़ित्ते के इनकलाबिये जो है ना, वो ना कभी नॉर्थ कोरिया के इनकलाब की जाके नेमतें उठाते हैं, ना वो चाइना के इनकलाब का मज़ा लेने के लिए चीन जाते हैं, ना वो रशिया का इनकलाब का मज़ा लेने के लिए रूस जाते हैं, ना ही वो ईरान जाते हैं। वो जाएंगे उसी कैपिटलिज्म की तरफ जिसमें जमहूरियत लाज़िम व मलज़ूम है कैपिटलिज्म के साथ। लेकिन हमारे यहाँ अगर कैपिटलिज्म और जमहूरियत हो तो उसको गाली देनी लाजमी होती है। जापान फॉर एग्जांपल और जर्मनी ये तबाह हो गए थे जंग अजीम दोम के बाद, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जापान और जर्मनी अपने वक्त दुनिया की सुपर ताकत थे। उस वक्त इस तरह की सिंगल सुपर पावर नहीं थे, मल्टीपोलर वर्ल्ड था उस वक्त। जापान ने दुनिया का सबसे पहला जो त्यारा बरदार शिप बनाया, जहाज समंदर में चलने वाला, वो जापान के पास था, अमेरिका के पास नहीं था। इतनी तरक्की याफ्ता थी और वो जाके उन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था अमेरिका में।
तो वो जब तबाह हो गए तो फिर भी उनकी पॉपुलेशन जो थी पढ़ी लिखी थी, साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी तरक्की थी। जर्मनी भी ऐसा ही था। जर्मनी की अभी तक सबसे पहली मोटरवे 1935 में दुनिया में जर्मनी में बनी थी। मर्सिडीज बना रहा है वो, वोक्सवैगन बना रहा है, कब से बना रहा है BMW। इतना तरक्की याफ्ता था वो। तो वो तरक्की कर गए और उसमें साथ अमेरिका की इमदाद थी, जापान के लिए भी और जर्मनी के लिए भी। फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि यहाँ की जो इनकलाबिये आए ना पाकिस्तान में, घोड़े की पुश्त पर बैठ के, उन्होंने भी अमेरिका से माल लिया। पहले 20-25 साल कोल्ड वॉर के पर्दे में माल लेते रहे, लेकिन अपने घर पे और अपने बच्चों पे लगाया। फिर उसके बाद 40 साल अफगानिस्तान की जंग में हमारे गंवाए, तब भी अमेरिका से माल लेते रहे, तब भी अगली नस्लें अपनी उनकी आई और उनके बच्चों की बन गई। पाकिस्तान पे कुछ नहीं लगा। जापान और जर्मनी ने अपने अपने मुल्कों पे लगाया। ये फर्क था वहां के इनकलाबियों में और हमारे यहाँ के इनकलाबियों में। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें, मैं तो सियासिया और जमहूरिया हूं ना, तो मुझे तो इस बात पे तसल्ली है कि एक जो हमारा मुतालबा रहा, ख्वाहिश रही कि अदलिया और फौज अपने अपने दायरा कार में रहे, अपनी माजी की गलतियों को दुरुस्त करे और मुस्तकबिल का रास्ता बेहतर करे। हम समझ रहे हैं, मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत तनकीद के बावजूद, बहुत गंदी तनकीद के बावजूद सही रास्ते पे चल रहे हैं, बड़ी बहादुरी से चल रहे हैं और जो गलतियां हुई हैं माजी में अदलिया के हाथों से, वो उसको दुरुस्त कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उन पर बहुत प्रेशर है। और ये भी आज दूसरा फैसला है उनका। पहला था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, जहां उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया खुले दिल के साथ और साफ दिल के साथ, और आज दूसरी बार उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है। फौज से भी उम्मीद है, आज का जो कॉलम एक लिखा हमारे एक इनकलाबिया ने, उसमें लिखा है उन्होंने कि अभी सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट में ये डिफरेंस है कि अगले 5-10 साल में SIFC के जरिए इकोनॉमी को बेहतर करना है, ये सिविलियन तरीके से इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, तो एस्टेब्लिशमेंट भी स्टेप बैक करे। इसके बाद आखिरी बात कि अब लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये अच्छा हो रहा है, लेकिन इसी की वजह से अब सियासतदानों के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, उनके पास कोई शील्ड नहीं रहेगी अपने आप को बचाने की कि जी हमें उसने काम नहीं करने दिया, हमारे ऊपर वो दबाव था, हमारे ऊपर वो तलवार लटकी हुई थी। तलवारें हटाई जा रही हैं। अब सियासतदानों को आगे बढ़ के जिम्मेदारियां संभालनी लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, ऊपर भी बात हुई कि मियां साहब का रास्ता खुल गया। अभी अफसार साहब भी बात कर रहे हैं कि सियासतदानों के रास्ते खुल रहे हैं, उनकी मुश्किलात खत्म है, जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। तो ये जो ताहयात नाअहली खत्म कर दी गई है, क्या नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की राह से आखिरी रुकावट भी हट गई? सियासी असरात क्या देखते हैं? नहीं, हमें कोई शक था कि ये नहीं हटेगी। ये तो मेरा ख्याल है कि राइटिंग ऑन द वॉल था ना, कि ये तो होना ही होना है, जो हो रहा है ये होगा, ऐसा ही होगा, और उसकी बेशुमार वजूहात है। और मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज का पाकिस्तान का जो आज का मसला है उसको हल कर दिया। आज के मसले की बात कर रहा हूँ। अब आप उसको एक्सपीडियंसी कहें या ये कहें कि उन्होंने एक जैसे कहते हैं कि एक कमाल की एक फैसला दिया है जो कि तारीख में हमेशा रहेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से कहा गया कि इसको वापस भेजा जाना चाहिए था इनटू दी, आज का फैसला ठीक है, आज का फैसला ऐसा ही होना चाहिए था जो हुआ, क्योंकि पहला फैसला ठीक नहीं था, और उसकी भी मैं वजूहात बताता हूँ। लेकिन क्या इसको अब हम दायमी तौर पर कोई दायमी इलाज समझ पाए या समझ लें इस चीज का कि आइंदा जो हमारी पार्लियामेंट आएगी वो आके इस मसले को दायमी तौर पर हल करेगी? क्योंकि ये ऐसे उसके अंदर होल्स हैं, ऐसी उसके अंदर मिसिंग लिंक्स हैं जिसको कि किसी सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू ही हल किया जा सकता है। तो मैं बार बार जिस तरीके से कहता हूँ, ये पूरे का पूरा आइन रिव्यू होने वाला है और इसको आइन को रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि जब आज आप क्यों चीफ जस्टिस साहब या बाकी जज साहबान इतने परेशान पिछले 2-3-4 दिनों से या इतनी हियरिंग्स में बैठे हुए हैं? क्योंकि इतनी इनकंसिस्टेंसीज हैं कि उनको मिलाने में, कड़ियां मिलाने में उनका सारा वक्त लग जाता है। हैविंग सेड दैट, एक उन्होंने जिस नुक्ते पे अफसार साहब ने बात छोड़ी कि SIFC के थ्रू इकोनॉमी ठीक करनी है, अगले 3 साल, 2 साल, 5 साल, अल्लाह करे 5 साल ही हो, SIFC के थ्रू ही होगा। ये तो हमें वाज़ेह होना चाहिए ना। यही तो एक चीज़ है जिसको कि हमें आगे लेके चलना है। लेकिन अब आ जाते हैं कि क्या वजह क्या थी। मुझे बताइए, हमारे यहाँ जो कानून है, जो राइज इस वक्त है, उसके मुताबिक या क्रिमिनल केसेस होते हैं या सिविल केसेस होते हैं। कैरेक्टर के जजमेंट के ऊपर कोई सवाल मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई इस तरीके से, हाँ क्रिमिनल केस साबित हो जाए तो आप कैरेक्टर की इम्प्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन ये कहना कि सादिक और अमीन के ऊपर जजमेंट देना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही अजीब सी चीज थी जो कि 62(1)(f) के अंदर। लेकिन फिर जिस तरीके से कहा गया, कमाल के लोग हैं, वो भी जनरल 18वीं तरमीम की और सोचा कि इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसको हाथ लगाएंगे तो कहा जाएगा
कि असल में सादिक और अमीन नहीं थे, इसलिए हाथ लगाया इस चीज़ को। तो बारसूरत हम उस लेवल की सादिक और अमानत नहीं चाहते, सदाकत और अमानत जो जिसका के जिक्र किया जाता है, लेकिन अपने दौर की सदाकत और अमानत जब तक कुछ उसके खिलाफ साबित ना हो जाए उसको ज़रूर कायम रखना चाहते हैं। अब आ जाते हैं कि है असल में हैसियत क्या है। भारत की असेंबली के अंदर कहा जाता है 30%, और हमारे यहाँ भी कहा जाता है 30%। ऐसे लोग हैं जिनका एक फौजदारी बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड, यानी मुकदमात हैं। अब वो ठीक साबित हो हो ना हो, किस तरह के हों, एलिगेशंस हैं, चलेंगी आगे। ठीक। तो अगर हमारे यहाँ 30% लोग इस तरीके से हैं, मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं, जी। किसी भी महकमे में आप नौकरी करने जाएं, वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगते हैं, बिल्कुल पुलिस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है कि ये आदमी कभी किसी मुकदमे में आज तक नहीं रहा। शामिल। अब हम अपने लीडरान के लिए ये लेवल नहीं रखते, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमारी पार्लियामेंट को सोचना पड़ेगा कि क्या कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, फौज में आप नहीं जा सकते, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है फौज में आप भर्ती नहीं हो सकते। तो करेक्टर सर्टिफिकेट हो आपसे अफसर- सियासतदान का भी। कैरेक्टर न हो, अब मुझे नहीं पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामेंट का ठीक है। इज्तिमाई दानिश है उनकी, बिल्कुल कि सही किस है। तरीके से इसको करना है, ठीक कैसे है। आगे लेके चलना है। तो ये जो 62(1)(f है या 62 जो है ये क्वालिफाइंग और 63 डिसक्वालिफाइंग। अब अगर ये दो चीजें खत्म करनी है तो खत्म कर दें, सही। बेशक कोई हर्ज नहीं है, दुरुस्त। लेकिन कोई ना कोई तो उसका तरीका होना चाहिए। लेकिन जब क्रिमिनल केस एस्टैब्लिश हो जाता है, इससे मैं एग्री करता हूं कि दायमी और हमेशा के लिए सारी उम्र के लिए उसकी नाअहली वो मुनासिब ठीक है। कदम नहीं है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। शहजाद साहब बात कर रहे थे कि जहां इज्तिमाई दानिश की बार बार बात होती है वहां ऐसे मामलात को भी पार्लियामान में एड्रेस करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो इलेक्शन की तैयारी क्या सबकी मुकम्मल है? इस ब्रेक के बाद अगर माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा, ये कहना है अपने आप को जमहूरी सियासतदान कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना का मशकूक किरदार उस वक्त अया हुआ जब उन्होंने सेनेट में इंतखाबात के इल्तवा की इंतहाई मुतनाज़ करारदाद की हिमायत की। जुमे के रोज सेनेट में किसी पेशगी इत्तला के बगैर सिर्फ 14 अरकान की मौजूदगी में 8 फरवरी को तयशुदा इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद अचानक पेश हुई और महज 12 अरकान की हिमायत से मंजूर कर लिया जाना किसी बड़े सियासी ड्रामे का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट की इजाजत से करारदाद पेश की, जिसमें इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मुल्की सूरत हाल और मौसम के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालिफत की, जबकि PTI के रुकन गुरदीप सिंह और पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरम अंतंगी ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर किसी भी रुकन ने कोरम पूरा होने की निशानदही ही नहीं की। करारदाद की मंजूरी के फौरन बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने एक एलामिया जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन शेड्यूल को फौरन तब्दील करे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक सेनेट से मंजूर होने वाली करारदाद को इलेक्शन पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की हिमायत करने पर सेनेटर बहरमन से जवाब भी तलब कर लिया है। निगरान वजीर इत्तलात ने वजाहत की कि हुकूमत को किसी हल्के की तरफ से ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि सेनेट करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सिवा किसी के अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और OIC भी करारदाद मंजूर क्यों ना कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में इलेक्शन इल्तिवा करारदाद की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुताद्दिद दरखास्तें आ गई हैं। इनमें कहा गया है कि सेनेट की मंजूर करदा करारदाद तौहीन अदालत के जुमरे में है, करारदाद आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और जिन मेंबरान ने करारदाद पास की उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के अवाम से उसका हक हुक्मरानी छीनने की कोई साजिश हो रही है, और अगर ऐसा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट और बड़ी सियासी जमातें इस साजिश को नाकाम बना पाएंगी? इसी पर पैनल की राय रखते हैं कि सेनेट में जो हुआ उसका मतलब और मकसद क्या। सवाल इस तरह से, सेनेट में इंतखाबात के इल्तिवा की मुतनाज़ करारदाद, इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी डट गई। क्या इंतखाबात में इल्तिवा की साजिश नाकाम होगी? हसन साहब। आयशा, मुझे इंतखाबात से थोड़ा बहुत खैर भी अगर दरामद होता दिखाई दे तो मैं साजिश की कामयाबी या नाकामी वगैरह पे मक्स खपाई करूँ। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अभी अब सार साहब बात कर रहे थे इनकलाबों की और इनकलाबियों की।
जैसे दुनिया का तकरीबन हर ज़मीनी इनकलाब तो 100% पुराने ज़ालिमों को नए ज़ालिमों से रिप्लेस करने का नाम है। मैं पूरी दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इंतखाबात पुराने इस्तेसालियों को नए वारदातियों और इस्तेसालियों के साथ रिप्लेस करने का दूसरा नाम है। बीबी मेरी बात सुनो ठंडे दिल से। हमारे यहाँ लो मिडिल क्लास के बच्चे क्या कुछ अचीव नहीं करते, मुझे बता दो। स्पोर्ट्स से लेके फाइन आर्ट्स तक, पेंटिंग तक, सिंगिंग तक, वो जर्नल भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, टॉप के वकील भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी, IT पता है नहीं क्या क्या, टॉप के डॉक्टर्स। इन्हें मौत पड़ती है असेंबलियों में जाते हुए। बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। वैलिड पॉइंट। हम जिसे जमहूरियत समझ के डिस्कस करते हैं, प्लीज एक नंगी चिट्टी बात है यार। मखसूस लोग, उनसे आपने क्या निकालना है? और ये जो बात इनकलाब और रह गया जापानीज, मैं एक बात, मेरा तकिया कलाम है, DNA एक चीज होती है, ठीक है? तंग आके करवाया अपना पूरी फैमिली का। तो एक बात सुने, when you talk about Japanese and Germans, so this is what I am trying to tell you constantly. यहां हर तरह की फटकार है, ऐसा जुर्म देखने को मिलता है। ठीक हो ये साथ देखें क्या हो रहा है। कौन है ये? तो खुदा की पनाह, बस ठीक है, लेकिन खिलौने मिले हुए खेलते रहे, हमारा काम है। बस मैंने इतनी बात किया। शहजाद साहब, तबाह हो जाए ना हो जाए, भाड़ में जाए। शहजाद साहब, एक माह से कम वक्त रह गया है, मुतनाज़े करारदाद सेनेट में आती है, वह मंजूर हो जाती है, जबकि कोरम भी पूरा नहीं और चेयरमैन सेनेट उसको मंजूर भी कर देते हैं, पेश भी करवा देते हैं। ये क्यों गैर हालात का शिकार है हालात? क्या आवाम को गुमराह किया जा रहा है? ये नाकाम होगी साजिश? देखिए, जब आप बहुत सारे रस्तों से होके आते हैं तो फिर हर रास्ते की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता कि अब सेनेट साहब जो चेयरमैन साहब हैं या उनके जो मेंबरान जिन्होंने ये करारदाद पेश की, उनका मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या ताल्लुक है। क्या JUIF जो है ये बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में शामिल थी अबूरी निज़ाम से पहले? और अगर थी तो इसका मतलब है कि ये सब के सब मिले हुए थे वहाँ पे उस लेवल के ऊपर, और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मराद, कुछ ना कुछ तरीका वापस करना पड़ता है, हालात को मानना पड़ता है। तो एक तो ये वजह है। तो पता ये करने की ज़रूरत है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ के दाई हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो क्यों इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, वजूहात क्या हैं उनके अंदर? क्योंकि बाकी हर कोई चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, सिर्फ वो वाहिद हैं जो कि इलेक्शन चाहते हैं कि ना हो। इसी तरीके से और लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं जी, इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, इनका फजलुर रहमान साहब का भी मिला लेंगे और साथ ही साथ संजरानी साहब का तो कहते ही कहते हैं। तो उनकी तरफ से भी आई है कि अब मुझे ये बताइए, जिस मुल्क का निज़ाम मार्च तक सिर्फ आपके पास पैसा है, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आज भी जो आपके पास है वो सबका सब मांग तांग के गुजारा किया हुआ है। IMF दे रहा है तो बाकी भी मुल्क दे रहे हैं, IMF बंद कर देगा तो बाकी मुल्क भी बंद कर देंगे, ये वापस मांगना शुरू कर देंगे। तो ये हालात हैं। वो IMF आपसे कहता है, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है, जिनको कि हम बार बार कहते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, इनकलाबिये भी और दूसरे भी, दूसरे क्या उनको कहते हैं, वो जो सियासी और इनकलाबिये, सियासी और इनकलाबिये सब बराबर जाते हैं एक ही जगह, एक ही चश्मे से सैराब होते हैं ये लोग। तो वापस आते हैं, वो आके उसी जगह से आके IMF ने आपको बोला भाई आप अपने ये जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसकी कोई ना कोई शक्ल एक छोटी सी लेके आओ सामने, इंतखाब करवाओ, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि आप बाकी दुनिया के साथ मिलकर चलने वाले। ठीक, तो ये वजह होगी। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी पोजीशन ले लेता है जहां पे वो कहता है कि ऑन स्टोन, रिटन ऑन स्टोन, कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं, और अब अगर आप नहीं करवाओगे या कोई नहीं करवाएगा, हुकूमत ना करवाए, जुडिशरी ना करवाए, कोई और गड़बड़ हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि फिर इदाराती क्लैश की तरफ आप जा रहे हैं। तो क्या हमारा मुल्क इससे ज्यादा किसी और क्लैश में जाने की कोशिश कर सकता है? नहीं। मेरा ख्याल में मुकम्मल तौर पर एक, जिसे कहते हैं कि एक फजूल किस्म की पानी में बधानी वाला काम है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी वहां पे सेनेट की रेजोल्यूशन बेशुमार आती हैं, उनको सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। अलबत्ता मुझे लगता यूं है कि अब तमाम रुकावटें 8 फरवरी के लिए खत्म हो चुकी हैं। ठीक है जी, शहजाद साहब कह रहे हैं पानी में मधानी है, कोई साजिश नहीं है। एक ब्रेक के बाद अब सार साहब और ज़ैगम साहब की राय आपके सामने रही। अब
अफसार साहब 8 फरवरी को लेकर अभी भी क्या बेयकीनी है? ये ऊपर शहजाद साहब कह रहे थे, एक तो मौलाना फजलुर रहमान पर उनका वजूहात समझ नहीं आती है। आपको क्या लगता है उनका हकीकी खौफ क्या है, और क्या वाकई पानी में मधानी है ये? अब कोई साजिश, कोई ऐसा मामला नहीं, तमाम गैर यकीनी बेयकीनी खत्म हो चुकी? पाकिस्तान में बेयकीनी ख़त्म नहीं हो सकती फौरी तौर पे, और जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते 8 फरवरी को, तब तक कहा नहीं जा सकता कुछ भी, क्योंकि हमारा माजी का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है बदकिस्मती से। लेकिन फजल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं ना, उनके लिए वो वाकई एक खौफ जो है वो जेन्युइन है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उन्हें और उनकी जमात के लोगों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस को डिले करना इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा, किसी भी सियासी जमात के लिए भी नहीं मुनासिब होगा, और इस मुल्क के लिए तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। चाहे कोई भी जमात अक्सरियत में आए या हुकूमत बनाए, कोलिशन हुकूमत बने या जैसी भी बने, इलेक्शंस होने चाहिए और हुकूमत नहीं बननी चाहिए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा, जैसे भी बढ़े। और अगर जैसे शहजाद चौधरी साहब ने पिछले हफ्ते शायद एक बात की थी कि वो उनका ख्याल है कि फिर एक मिड टर्म इलेक्शंस होंगे कुछ अरसे बाद, अगर वो भी होने हैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो ये बात है। और दूसरी, हसन निसार साहब की जो DNA वाला थ्योरी है ना, मैं उससे इख्तलाफ थोड़ा सा इस तरह करूँगा कि हमारा कल्चर मुख्तलिफ है। हमारा कल्चर हज़ारों साल से, जब से इस खित्ते की तारीख है, वो एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर, ज़राअत पेशा लोग हैं यहाँ के। इसलिए यहाँ के लोगों ने ना वो जंगों में गए, ना उन्होंने जंगों की वजह से कुछ उस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जिसकी वजह से फिर दूसरी चीज़ें बनती हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की ज़्यादा होती है। अपना उगाते थे, अपना खाते थे, अपने घर में रहते थे, खुश रहते थे। ये आप इससे कल्चर बन गया यहाँ के लोगों का कि वो लड़ाई झगड़े में, इसीलिए इन्वेजन सारी यहाँ पे हुई है। यहाँ से बड़े सगीर से कभी इन्वेजन बाहर नहीं हुई किसी भी। और चाइना की तरफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ थे, एक नेचुरल जोग्राफिकल बाउंड्री थी। तो जो इन्वेडर आया शुमाल से और मगरब से, वो इधर आया सीधा। इस वजह से हमारे ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद अब जो आके इंडिया ने और बांग्लादेश ने, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनका DNA भी हमारे जैसा है, उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पे फोकस करके ये साबित किया है कि उनकी इकोनॉमी और उनकी कौम भी तरक्की कर सकती है, जिस तरह के मगरबी ममालिक ने या चीन ने की है या जापान ने की है। तो हमें भी कम से कम अगर उस रास्ते पे चल रहे तो वही रास्ता अपना ले जो उन्होंने अपनाया हुआ है। व्हील नए तरीके से इजाद करने की जरूरत नहीं है, हम सायों से ही लर्न कर लें। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, कमिंग टू द इशू, वापस आते हुए, चेयरमैन सेनेट की इजाजत से ये करारदाद पेश होती है। ये जो चेयरमैन सेनेट का किरदार है, वो 6 साल से चेयरमैन सेनेट है, कोरम नहीं है, मगर वो ऐसी करारदाद को पेश करते हैं, जब करवाते हैं और फिर मंजूर करके उसका एलामिया भी देते हैं, जब पूरी कौम 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारी में है। कर क्या रहे हैं वो? आज एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे में काम करने वाले दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, और वो कह रहे थे कि जब उनके बास को ये ख़बर मिली कि सेनेट ने इस तरह की करारदाद पेश की है और वो मंजूर हुई है, तो उसने सर पकड़ लिया। उसने कहा इस तरह से तो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम रुक जाएगा, और IMF हमें और दूसरे इदारों को तसल्ली का ख़त नहीं लिखेगा, और जब वो ख़त नहीं लिखेगा तो हमारे भी जितने प्रोग्राम हैं पाकिस्तान में वो रुक जाएंगे। फिर पाकिस्तान अपने आप को डिफ़ॉल्ट से, दिवालियापन से कैसे बचाएगा, और हम कैसे काम करेंगे? अब आप देखिए, संजरानी फार्मूला के सादिक संजरानी साहब की सेनेट में ये जो 13 मेंबरान ने या 12 ने गालिबन ये जो करारदाद पेश की, आखिर इसके पीछे कोई तो ज़हानत, कोई तो समझदारी थी ना। हमें मालूम है, शायद उन अफसर को मालूम नहीं होगा कि इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं थी। अब ये किस लिए किया गया? क्या ये इसलिए किया गया कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिस पे इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके? मेरा ख्याल है इलेक्शन तो अनस्टॉपेबल है, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देगी। एक बहुत बड़े बहरान में जाना पड़ेगा, जो उसको रोकना चाहते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेनी पड़ेगी। और उससे भी बड़ी वजह है IMF और पाकिस्तान की मईशत। दिवालिया मुल्क की हुकूमत कौन करना चाहेगा? मेरे ख्याल में इसकी वाज़े और जो वाहिद वजह थी, वो एक ऐसा माहौल पैदा करना था जिसमें इलेक्शन का टेम्परेचर नीचे चला जाए, और उस टेम्परेचर नीचे होने के नतीजे में जो वोटर का टर्न आउट है वो भी कुछ कम हो जाए, और जो इंजीनियरिंग चल रही है उसके लिए कुछ सहूलत पैदा हो जाए। ठीक हो गया जी। कंक्लूड करेंगे गुफ्तगू को कि इलेक्शन अपने वक्त पर। ज़ैगम साहब कह रहे हैं एक वजह है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हमारे माशी हालात। तो जो भी ये बेयकीनी की सूरत हाल बार बार बनाने और पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद चाहते हैं कि
जो सियासी खिलाड़ी हैं वो पूरा जोर ना लगा पाए, मगर अब सियासी खिलाड़ियों को चाहिए कि उनका फोरम मौजूद है, ग्राउंड मौजूद है, पूरा जोर लगाएं, 8 फरवरी के लिए वोटर निकले, वोट दे, ताकि आने वाली हुकूमत इन तमाम मसाइल का हल निकाल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।